प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए काव्य शास्त्र और साहित्य आलोचना के अंतर्गत खंड ग हिंदी काव्य शास्त्र का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए हिंदी आलोचना के विकास से हम लोग प्रारंभ करते हैं। हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। कुछ लोग उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे उसे संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा मानते हैं अथवा पाश्चात्य आलोचना का अनुकरण करते हैं। परंतु हिंदी आलोचना संस्कृत काव्यशास्त्र और पश्चिम समीक्षा से जुड़ी रहने पर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। उसका सैद्धांतिक पक्ष यदि उसे संस्कृत काव्यशास्त्र के निकट ले जाता है तो व्यवहारिक पक्ष पश्चिम समीक्षा से जोड़ देता है। पश्चिम समीक्षा से जोड़ देता है, ठीक, जोड़ देता है। हिंदी आलोचना अपने बीज रूप में भक्ति काल में मिलती है। रीतिकालीन काव्यशास्त्र में उसका और अधिक विकसित रूप दिखाई देता है। यद्यपि हिंदी आलोचना का स्वतंत्र रूप आधुनिक युग के भारतेंदु काल में ही प्रकट होता है, परंतु पाश्चात्य परंपरा से जुड़े रहने के व्यामोह के कारण हम उसकी जड़ें हिंदी के भक्तिकाल और रीतिकाल के काव्यशास्त्र में खोज सकते हैं। भक्तिकाल का हिंदी काव्यशास्त्र जिन रचनाओं में मिलता है उनके नाम है सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी व विरह मंजरी, ध्रुवदास की रस हीरावली, कृपाराम की हित तरंगड़ी, बलभद्र का नखशिख, रहीम का भैरव नायिका वेद। ठीक, इन भक्ति युगीन ग्रंथों की मूल प्रेरणा सिद्धांत विवेचन की लालसा न होकर प्रतिपाद्य का चित्रण मात्र है। इन कवियों का लक्ष्य नायिका भेद को समझना न होकर अपने इष्ट देव की लीलाओं का मान है। इन ग्रंथों का आधार संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। रीतिकाल हिंदी काव्यशास्त्र की अभिन्न धारा रीतिकाल में मिलती है। केशवदास से इसका सूत्रपात हुआ और पद्माकर तक यह चलती रही। प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, पहला केशवदास कविप्रिया और रसिकप्रिया। ठीक, केशवदास की कविप्रिया और रसिकप्रिया, ठीक, रचना है उनका। चिंतामणि का कविकुल, कुलपति का रस रहस्य, देव का भाव विलास काव्य रसादन, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, पद्माकर का जगत विनोद। ठीक, जगत विनोद। इस रीतिकालीन काव्यशास्त्री ग्रंथों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसमें मौलिकता का अभाव है। संस्कृत काव्यशास्त्र का ब्रज भाषा पद में अनुवाद कर लेना ही इनका लक्ष्य रहा। फिर इनमें विवेचन की प्रौढ़ता गंभीरता भी नहीं है। गद्य का प्रयोग न होने के कारण ये समीक्षा का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इन ग्रंथों का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इन्होंने संस्कृत न जानने वाले जनसमूह को काव्यशास्त्र के समान नियमों से परिचित कराया और संस्कृत की परंपरा को जीवित बनाए रखा। आधुनिक काल वस्तुतः भारतेंदु युग हिंदी समीक्षा का उद्भव काल है। रीतिकालीन संस्कृत ग्रंथों की परिपाटी को छोड़कर हिंदी आलोचना इस काल में सहसा एक नवीन मार्ग पर अग्रसर हो उठी। उसके कई कारण थे। गद्य का आविर्भाव, पत्र पत्रिकाओं का निकलना, पाठक समुदाय का
बदल जाना। भारतेंदु के भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी जैसे नाटकों की समीक्षा प्राचीन लक्षण ग्रंथों के आधार पर नहीं की जा सकती। इनके लिए एक नई कसौटी नितांत अपेक्षित थी। यद्यपि परंपरा के प्रतिमोह के कारण आलोचना का सैद्धांतिक पक्ष अभी तक विद्यमान था, तथापि उसके सीमित दायरे से मुक्ति की आकांक्षा भी प्रबल हो उठी थी। इसलिए भारतेंदु युगीन समीक्षा में पुरानी और नई दोनों प्रवृत्तियां दिखाई देती है, जो इस प्रकार है। पहला, सैद्धांतिक विवेचन इस काल में भी किया गया। भारतेंदु ने नाटक लिखा। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने छंद प्रभाकर लिखा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में साहित्यकारों के जीवन, रचनाकाल और रचनाओं के बारे में प्रमाणित लेख प्रकाशित किए गए। इन्हें हम व्यवहारिक समीक्षा का प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। तीसरा, साहित्य का इतिहास लिखने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। शिव सिंह सरोज में प्राचीन कवियों का जीवन परिचय और रचनाएं लिपिबद्ध की गईं। चौथा, पुस्तक समीक्षा की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी पत्रिकाओं में लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा प्रकाशित हुई। आनंद कादम्बनी में रमेश चंद्र दत्त के वंग विजेता नामक उपन्यास के हिंदी अनुवाद की समीक्षा छपी। इसमें मूल तथा अनुवाद दोनों के गुण दोषों का विवेचन किया गया। वस्तुतः चरित्र, चित्रण, संवाद, सामाजिक मूल्यता आदि विविध दृष्टियों से कृति का परीक्षण किया गया। वे समीक्षाएं हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का आरंभिक रूप प्रस्तुत करती है। द्विवेदी युग सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ होना हिंदी आलोचना के विकास क्रम में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला। उन्होंने इसमें पुस्तक समीक्षा के नाम से एक स्तंभ रखा और स्वयं उस स्तंभ में पुस्तकों की समीक्षाएं लिखी। द्विवेदी युगीन आलोचना का स्वरूप निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, इस काल में पुस्तकाकार आलोचनाएं आरंभ हुई। दूसरा, रचना के परीक्षण का मानदंड निर्धारित हो गया। आचार्य द्विवेदी जी ने नैतिकता और उपयोगितावाद को मानदंड माना। जिस रचना में उपयोगी एवं शिक्षाप्रद वर्ण विषय तथा पात्र अपनाए गए वह उत्तम मानी गई। एक और विषय की उच्चता पर ध्यान दिया गया तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की सादगी का समर्थन किया गया। तीसरा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी निर्भीकता थी। आलोचना करते समय वे बिना किसी हिचक के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार में भी दोष बता देते थे। चौथा, द्वितीयुगीन आलोचना की एक अन्य विशेषता जो हमारा ध्यान खींचती है वह है कि तुलनात्मक समीक्षा। देव और बिहारी के बीच श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए आरंभ होने वाले इस विवाद में द्विवेदी युग के प्रायः सभी महत्वपूर्ण आलोचकों ने भाग लिया। पांचवा, द्विवेदी युग में समसामयिक कथा साहित्य पर विवादों के रूप में एक नई समीक्षा दृष्टि भी सामने आई। छठा, साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा भी विकसित हुई। मिश्र बंधु विनोद लिखा गया जिसमें श्याम बिहारी और महत्वपूर्ण 3 भाई थे मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समीक्षा को अपनी
प्रमुख प्रतिभा तथा क्षमता से गौरव के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन और नवीन के समन्वय द्वारा एक ऐसी समीक्षा पद्धति की स्थापना की थी जो अनुपम शक्ति संपन्न थी। शुक्ल जी जिस समय आलोचना क्षेत्र में आए उस समय द्वितीयुगीन नैतिकता और इतिवित्तात्मकता के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष करते हुए छायावाद का उदय हो चुका था। कविता के क्षेत्र में छायावाद का बोलबाला था तथा कथा साहित्य में प्रेमचंद स्वयं एक युग बनकर अवतीर्ण हो चुके थे। रीतिकालीन संस्कार भी सर्वथा निःशेष नहीं हुए थे। उस संक्रमण काल में आचार्य शुक्ल ने युग पुरुष की भूमिका निभाई। शुक्ल जी के हाथों में हिंदी आलोचना की बागडोर आते ही देव और बिहारी तथा देव जैसे तुलनात्मक अध्ययन से हटकर आलोचना का केंद्र हिंदी का कालीन साहित्य हो गया। शुक्ल जी ने कविता में अनुभूति को प्रधानता दी। उन्होंने लोकमानस और लोक हृदय के साथ रागात्मक का संबंध स्थापित होने को प्रमुखता दी। उन्होंने भारतीय रसवाद को जिस लोक समृद्धि का भाव दिया उसका निर्वाह प्रबंध काव्य में ही संभव था। शुक्ल जी सिद्धांत निरूपण में दक्ष थे। उन सिद्धांतों का परीक्षण करने में उससे भी अधिक निपुण थे। काव्य का परीक्षण करने की उन्हें अंतर्भेदनीय दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसलिए उन्होंने सूर, तुलसी और जायसी पर बड़ी प्रभावशाली व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी। उनके आलोचक व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता उनकी सजग एवं व्यापक दृष्टि थी। जिस लगन और उत्साह से उन्होंने मध्ययुगीन काव्य का विवेचन किया उसी रुचि से आधुनिक साहित्य पर भी दृष्टिपात किया। शुक्ल युग की एक महान विभूति बाबूश्याम सुंदर दास थे। उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने अपने साहित्य आलोचना द्वारा पहली बार हिंदी आलोचना को अध्ययन अध्यापन के विषय में प्रतिष्ठित किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य किया। रीतिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, साहित्य आदि विषयों पर विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। उनकी मुख्य कृतियाँ हैं भूषण बिहारी, घनानंद बिहारी की वाग्भूति तथा वांग्मय विमर्श। ठीक, लक्ष्मी नारायण सुधांतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के आलोचक हैं। जीवन के तत्व तथा काव्य के सिद्धांत तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक, हरिशंकर शुक्ल ने व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। महाकवि रत्नाकर तथा केशव की काव्य कला उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। शुक्लोत्तर युग में हिंदी समीक्षा की बहुमुखी प्रगति हुई। उसका अध्ययन इस प्रकार है। पहला, सुसंतावादी समीक्षा। इस समीक्षा का मूल आधार छायावादी काव्य। छायावादी कविता की मुख्य विशेषता थी स्वानुभूति की प्रधानता, कल्पना की अतिशयता, नवीन सौंदर्य दृष्टि। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सुसंतावादी समीक्षा में छायावाद का परीक्षण किया गया। शुक्ल जी ने नैतिकता और उपयोगिता के प्रति अपने अटूट आग्रह के कारण अनुभूति की मार्मिकता पर कम जोर दिया है, पर अनुभूति को सामाजिकता से जोड़ दिया था। केवल अनुभूति के मार्मिकता को समग्रता से ग्रहण करने का प्रयास सुसंतावादी आलोचक ने किया। इनमें सर्वप्रमुख नाम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नागेंद्र भी इसी कोटि में आते हैं। इस समीक्षा पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक, पहला, अनुभूति जगत को सर्वोपरि महत्व देना इसकी प्रधानता विशेषता है। इसलिए इस धारा के समीक्षकों ने विषय प्रधान काव्यों की अपेक्षा भाव प्रधान गीतों को अधिक सराहा। दूसरा,
इस समीक्षा पद्धति में नवीन सौंदर्य बोध को अपनाया गया, नवीन जीवन मूल्यों, हृदय की संश्लिष्ट भाव, छवियों और अभिव्यक्ति के नवीन उपकरणों में इन्होंने सौंदर्य के दर्शन किए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी काव्य जगत के मोहक सौंदर्य से इतने अभिभूत हो उठे कि उन्होंने उसी के आधार पर अपनी समीक्षा पद्धति को विकसित किया। इस परंपरा के दूसरे महत्वपूर्ण समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे। उन्होंने सुसंतावादी समीक्षक होते हुए भी अनुभूति का संबंध सामाजिक मंगल से जोड़ा। प्रभाववादी समीक्षक इस कोटि की समीक्षा में पंडित शांति प्रिय द्विवेदी अग्रणी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समीक्षा को महत्वहीन मानते हुए कहा था, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। इसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। शांति प्रिय द्विवेदी को इस कोटि का समीक्षक इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने छायावादी ढंग पर कविता न लिखकर गद्य लिखा। इन समीक्षाओं में काव्यात्मकता का इतना बहुल्य हो गया कि सारभूत करने पर ही विचारों को देखा जा सकता है। कवि समीक्षक शुक्लोत्तर हिंदी समीक्षा के विकास क्रम को समझते समय हम कवि समीक्षकों के योगदान को अनदेखा नहीं कर सकते। इन कवि समीक्षकों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा का नाम आता है। प्रसाद जी ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध लिखकर अपने विचारों का परिवर्तन किया। सुमित्रानंदन पंत की मानता थी कि पुराने सिद्धांतों के आधार पर नए साहित्य का मूल्यांकन नहीं हो सकता। निराला का कार्य पंत से भिन्न था। पंत और पल्लव, मेरे गीत और कला, परिमल की भूमिका आदि में उनके आलोचनात्मक विचारों की झांकी मिलती है। इन निबंधों में उनके सौंदर्य बोध, अध्ययन, सूक्ष्म दृष्टि और रसज्ञता के दर्शन होते हैं। महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक विचार उनकी यात्रा और दीपशिखा की भूमिका में मिलते हैं। साहित्यकार की आत्मा अन्य निबंधों में भी उनके इन विचारों का स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक। प्रगतिवादी समीक्षा ने भी आलोचना के क्षेत्र में नवीन मान स्थापित किए। मार्क्सवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाले समीक्षकों में शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवाद के अभ्युदय से रचना और समीक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। प्रकाश चंद्र गुप्त भी अत्यंत उदार और प्रगतिशील आलोचक हैं। उनके नई क्रांति का उनके निबंध संग्रहों में आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा से उनकी आलोचना विषयक दृष्टि का परिचय मिलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रतिभावान, निर्भीक, ओजस्वी व्यक्तित्व वाले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इस आंदोलन के प्रमुख कर्णधारों में से एक हैं। वे सामाजिक यथार्थ के प्रबल समर्थक हैं। व्यवहारिक समीक्षाओं में भी शर्मा जी ने प्रगतिशील मानदंड का प्रयोग किया। डॉक्टर राम दशरथ मिश्र ने शर्मा जी की समीक्षा के विषय में लिखा है कि शर्मा जी की दृष्टि, पकड़, समय और अनुभूतिशीलता में समीक्षक की पूरी क्षमता है। जहां वे तटस्थ होकर विचार करते हैं वहां उनका स्तर बड़ी उच्च कोटि का होता है। शर्मा जी में नवीनता है। अभिव्यक्ति प्रणाली बड़ी ही स्पष्ट, प्रत्यक्ष और तीखी है। वह पाठकों को सीधे प्रभावित करती है। ठीक, वह पाठकों को सीधे प्रभावित करती है। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा अर्थात फ्रायडवाद, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा। फ्रायड, एडगर और यंग के मनोविश्लेषणवाद ने भी साहित्य चिंतन को प्रभावित किया। उस प्रभाव को निम्न संकेतों द्वारा देखा जा सकता है। पहला, साहित्य सृजन की प्रेरणा का मूल मनुष्य का चेतन मन न होकर अवचेतन मन है। ठीक। दूसरा, साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूति अधिक है। साहित्य में जो सामाजिक तत्व उभर कर आते हैं वे साहित्यकार के निजी अनुभव की अपेक्षा सामाजिक दबाव जन्य होते हैं। तीसरा,
साहित्य में प्रवृत्तियां कार्य करती हैं, न कि बौद्धिकता। चौथा, अवचेतन की दमित वासनाओं पर परिस्थितियों का प्रभाव होता है, किंतु यह प्रभाव आंतरिक कम ही होता है। पांचवा, प्राचीन नैतिक मान्यताएं व्यर्थ एवं आरोपित है। पाप पूर्ण भले बुरे छोटे बड़े के बाद बंधे बधाए पैमाने झूठे हैं। वे मनुष्य का विनाश करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के अवचेतन में स्थित वेगवान वासनाओं की सहज सुंदर तुष्टि में नहीं, उनके दमन में विश्वास करते हैं। यह दमन विकास का बाधक है। वस्तुतः मनुष्य परिस्थिति वश सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है, अतः उसके किसी भी कार्य का नैतिक दायित्व उस पर नहीं है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षकों में इलास चंद्र जोशी और अज्ञे प्रमुख हैं। देवराज उपाध्याय भी इसी कोटि के समीक्षक हैं। डॉक्टर नागेंद्र की स्वच्छंदतावादी समीक्षा पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इलास चंद्र जोशी एक और आनंद को काव्य का उद्देश्य मानकर कामवाद को आनंद और भारतीय रसवाद से जोड़ देते हैं, तो दूसरी ओर मार्क्सवाद से जोड़कर यथार्थवाद का निर्माण करते हैं। श्री इलास चंद्र जोशी ने अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। आगे ने पाश्चात्य आलोचकों फ्रायड और एडगर के मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों मनोवैज्ञानिक सत्यों कला निर्माण का मूल प्रेरणा स्रोत मानकर उसे नैतिकता सामाजिकता प्रेषणीयता प्रश्नों से जोड़कर वह साहित्यिक रूप दिया जो भारतीय चिंतन से मेल खाता है और समीक्षा के नए आयामों को स्पष्ट करता है। समकालीन समीक्षा ठीक है, साठोत्तरी कविता। चलिए, समकालीन कविता। आज की समीक्षा पर तीन समीक्षा से कई अर्थों में भिन्न है। वह प्राचीन समीक्षा से परिष्कार चाहती है, क्योंकि आज के नवलेखन का वही सही मूल्यांकन नहीं कर पाती है। नई रचनाओं की संवेदना और उसके सौंदर्य की परख के लिए नई समीक्षा पद्धति की आवश्यकता है। आज की समीक्षा नवलेखन की उपज है। वह आज भी प्राचीन मानों को अस्वीकार कर नए मानव की खोज में है। नवलेखन से संबद्ध लेखकों में ही इस समीक्षा के सूत्र निहित हैं। मात्र सूत्र ही निहित है, क्योंकि नवलेखन के क्षेत्र में कोई ऐसा समीक्षक नहीं है जो नवीन मानों को सुनिश्चित कर सका हो। वैसे समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी से लेकर विजय देवनाथ साई ही तक इस क्षेत्र में अनेक समीक्षक कार्य करते रहे हैं। नवलेखन के क्षेत्र में अज्ञे और मुक्तिबोध ने ही विभिन्न कृतियों का समय समय पर विचार करते हुए या संपादन करते समय साहित्य के मूल प्रश्नों पर विचार किए हैं। आज की समीक्षा का दूसरा सत्य है सृष्टा और परिवेश के जीवित संबंध। यह परिवेश रचनाओं में नाना रूपों में व्यक्त होता है। प्राचीन कवि या लेखक कल्पना लोक में वायवीय संसार में रहता हुआ सृजन करता है, किंतु आज का सर्जक अपनी रचना में पूर्णतः समाहित रहता है। उसका टूटा हुआ खंडित व्यक्तित्व रचना में घुला मिला रहता है। अतः रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना ही किसी रचना को समझने का मूल आधार है। अतः आज की समीक्षा का एक मान है सर्जक का व्यक्तित्व और उसका परिवेश। इस प्रकार आज की समीक्षा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों की उपलब्धियां आलोकित है। आज की समीक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धि है शिल्प विधि का चिंतन। आज की समीक्षा भाषा और भाव को अलग अलग नहीं देखती। प्राचीन साहित्य में भी शब्द और अर्थ की एकता पर विचार हुआ था, किंतु सर्जन की प्रक्रिया के स्तर पर भाषा विचार करने की प्रवृत्ति का विकास नवलेखन में विशेष रूप से हुआ। आज के लेखन की भाषा की महत्वपूर्ण उपलब्धि बिंब योजना है। आज की जटिल खंडित संवेदनाओं और वेदों को व्यक्त करने के लिए बिंबों और विशेषतया खंडित बिंबों और मुक्त साहचर्य की योजना हो रही है। आधुनिक समीक्षा में शिल्प संबंधित अनेक तथ्यों पर विचार हुआ। तुक, मात्रा, लय, छंद, उपन्यास, कहानी की भाषा, आंतरिक उपन्यासों की शिल्प प्रक्रिया आदि पर भी आज की समीक्षा में विचार हुआ और हो रहा है। अंत में निष्कर्ष यही है कि आज की समीक्षा भी मूलतः अनुभव को ही प्रधानता देती है।
हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि। हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि। हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि। ठीक, जिसमें प्रथम स्थान पर हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी आलोचना के भव्य भवन का शिलान्यास यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही पूर्व हो चुका था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके जो आधार स्तंभ भूमिका कहे जा सकते हैं, ठीक, पृष्ठभूमि में देखे जा सकते हैं। तथापि इस भवन को सुदृढ़ और गगनचुंबी बनाने का कार्य शुक्ल जी ने किया। उन्हें हिंदी आलोचना के क्षेत्र में युग प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। उनसे पूर्व हिंदी आलोचना एक छोटे से पौधे के रूप में थी, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिभा, विद्वता, चिंतन के जल, वायु और प्रकाश द्वारा विशाल वृक्ष के रूप में परिणत किया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है, शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे नए युग के विधायक थे। ठीक, आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना। आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप चिंतामणि भाग 2 के काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षकों में मिलता है। उनके रस मीमांसा नामक ग्रंथ में भी इसका स्वरूप दिखाई देता है। उनकी सैद्धांतिक आलोचना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अग्रलिखित हैं। पहला, शुक्ल जी ने आलोचना का मानदंड भारतीय रसवाद को माना है। उनकी रसवादी मान्यता में 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत विशेषता संयम, आदर्श और विशेष बल। शिवत्व से अनुप्राणित होना। ख, प्राचीन आचार्यों का अनुकरण मात्र न होकर मौलिकता से युक्त होना। ग, आलोचना का पूर्ण उपयुक्त मानदंड स्वीकार करना। ठीक, दूसरा जो विशेषता है, शुक्ल जी ने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। भाव को वे प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति का संश्लिष्ट रूप मानते हैं। विभाव को वे काव्य में प्रमुख ठहराते हैं और विभाव पक्ष के व्यापक चित्रण के लिए कल्पना का संबल ग्रहण करना उचित समझते हैं। ठीक, तीसरा, रस दशा का अभिप्राय शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था से लिया है। व्यक्ति का लोक सामान्य भावभूमि पर जा पहुंचना ही हृदय की मुक्तावस्था है। आचार्य शुक्ल ने भरत मुनि तथा पंडित विश्वनाथ का रस निष्पत्ति सिद्धांत अपनाया, किंतु संस्कृत आचार्यों की रस के स्वरूप और काव्य के उद्देश्य संबंधित धारणा उसे मान्य नहीं। ठीक, चौथी विशेषता, काव्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की धारणा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मानव के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसकी निर्वाह होता है। इस दशा में पाठक की स्थिति 3 रूपों में व्यक्त होती है। क, पाठक का हृदय मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक, ग, वह पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर काव्य में ही तन्मय हो जाता है। ग, किसी अन्य वस्तु व्यापार की उसे अनुभूति नहीं रहती। 5वीं विशेषता, साधारणीकरण के संबंध में शुक्ल जी का मत है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह समानतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। छठवें में हम देखेंगे कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का शुक्ल जी ने तीव्र विरोध किया। 7वां, प्रकृति चित्रण के संबंध में उनका विचार है कि प्रकृति दृश्य हमारे समक्ष आलंबन रूप में भी उपस्थित होते हैं और उद्दीपन रूप में भी। 8वां, जिन कवियों को लोक हृदय की पहचान होती है, जो लोग सामान्य आलंबनों का सफल विधान करते हैं, उन्हें शुक्ल जी ने श्रेष्ठ कवि माना है। 9वां,
शुक्ल जी ने काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं मानी हैं, जिसमें हम क देखेंगे। पहला, लाक्षणिकता। ख, रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग। ग, नाद सौष्ठव। घ, रूप गुण बोधक शब्दों का प्रयोग। ठीक। 10वां है, अलंकारों को वे कविता का साधन ही मानते हैं, साध्य नहीं। ठीक। व्यवहारिक आलोचना। आचार्य शुक्ल ने जिन सैद्धांतिक मान्यताओं का निरूपण किया, उन्हें वे व्यवहार में भी लाए। इसलिए उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना एकदम घुली मिली है। मूली है। उनकी व्यवहारिक आलोचना का स्वरूप जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका तथा गोस्वामी तुलसीदास व हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राप्त होता है। उनकी समस्त व्यवहारिक आलोचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, कवियों पर लिखी गई समीक्षाएं। दूसरा, काव्य धाराओं पर लिखी गई समीक्षाएं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी, सूत, जायसी आदि कवियों पर जो समीक्षाएं प्रस्तुत की, उनसे हिंदी आलोचना की भित्ति सुदृढ़ हुई, मतलब दीवार खड़ा हुआ, मजबूत हुआ। ठीक। तुलसी की समीक्षाएं करते हुए शुक्ल जी ने काव्य के अंतर्बाह्य पक्षों की दृष्टि से उनके काव्य का विवेचन किया। तुलसी की भक्ति पद्धति, लोक धर्म, लोक मंगल, लोक नीति, ज्ञान, भक्ति, विवेचन आदि पर भी विचार किया। और तुलसी की काव्य पद्धति, भाषा विशेषाधिकार, उक्ति वैचित्र आदि का भी निरूपण किया। इस प्रकार तुलसी की उन्होंने सर्वांगीण आलोचना प्रस्तुत की। द्विवेदी युगीन नैतिकता और आदर्शवाद के गहन, मतलब आदर्श के गहन पक्षपाती होने के कारण शुक्ल जी को तुलसी सबसे प्रिय कवि और तुलसी का रामचरितमानस सबसे प्रिय काव्य ग्रंथ प्रतीत हुआ। मानस के लोक धर्म के आदर्श की ओर वे संपूर्ण हृदय को आकर्षित हुए। यह लोक धर्म सत्य की रक्षा और असत्य के दलन में निरत दिखाई देता है। शुक्ल जी ने पूरी भावुकता और तन्मयता के साथ मानव की इस विशेषता को उजागर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति का मूल्यांकन। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति का मूल्यांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिकी और व्यवहारिक समीक्षा का एक सम्यक विवेचन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि वे अन्यतम कोटि की समीक्षक थे। ठीक। डॉक्टर रामलाल सिंह के शब्दों में कहें तो उन्होंने हिंदी, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समीक्षा का स्वतंत्र तथा नव्य दर्शन उपस्थित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में अनेक मौलिक उद्भावनाएं की। उन्होंने साहित्य मानदंड का आधार मनोरंजन तथा चमत्कार के स्थान पर जीवन को बनाया। शुक्ल जी ने आलोचना के लिए शक्ति, शील और सौंदर्य का उच्च आदर्श खोज निकाला और इसी के आधार पर सूर, तुलसी, जायसी आदि कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय रसवादी धारणा को परिवर्तित और परिवर्धित कर उन्होंने उसे मौलिक रूप प्रदान किया। उन्होंने काव्य में रस दशा के साथ साथ शील दशा की भी अवतारणा की। यह उनकी मौलिक उद्भावना थी। उनके अनुसार इस दशा में पहुँचने पर हम काव्य के उस भूमि पर पहुँच जाते हैं जहाँ मनोविज्ञान अपने क्षणिक रूप में दिखाई देकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई देते हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के दार्शनिक आधार को संपुष्ट बनाया। उन्होंने पश्चात समीक्षकों की काव्य कला मानने की धारणा का खंडन किया और उसे सत्यानुशीलन का साधन बताया। उनका कहना था कि कविता जीवन और जगत के मार्मिक पक्ष की मनुष्य के सामने इस प्रकार लाती है कि मनुष्य के स्वार्थ के संकुचित घेरे से बाहर निकलकर भूमा के साथ एकाकार हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपने सिद्धांतों के संबंध में उन्होंने कठोरता से पालन किया। चूंकि वे मान्यताएं उन्होंने गहन अध्ययन और सुचिंतन के बाद निर्धारित की थी, अतः वे स्वयं उनके संबंध में दृढ़ और अपरिवर्तनशील बने रहे। अपनी शक्ति एवं क्षमता के बल पर उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं प्रस्तुत की। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यूरोप के साहित्य क्षेत्रों में जल्दी होने वाले परिवर्तनों पर भी अपनी आस्था नहीं रखी। उन्होंने इसे बदलते फैशन जैसी चीज बताया। वे विभिन्न वादों
की उलझन में पड़े और न सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रों की विचारधाराओं से जुड़े, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अपने युग के प्रति उनमें कोई जागरूकता न थी। उन्होंने जिस लोक धर्म के सिद्धांत का बार बार उल्लेख किया है वह मध्यम वर्ग की उन आदर्शवादी धारणाओं से संयुक्त है जो 20वीं सदी के प्रथम चरण की विशेषता थी। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में अपनी अमीर छाप अंकित की। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कदाचित यह कहना अतियुक्ति नहीं होगी कि उनके समान मेधावी आलोचक किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में नहीं हैं। न केवल आलोचना अपितु निबंध, कविता, इतिहास, अनुवाद और संपादन आदि विभिन्न क्षेत्रों में शुक्ल जी की प्रतिभा का आलोक विकीर्ण हुआ। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में है जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द अर्ज में ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य थे। ठीक। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने काव्य कृतियों का भाव संवेद्य और नैतिक मूल्यांकन तो किया था, पर वे नवीन युगों की विकास उन्मुख काव्यधारा के सौष्ठव का पूर्ण साक्षात्कार न कर पाए। छायावादी काव्यों का मूल्यांकन करने में उनकी नीति प्रधान रस दृष्टि असमर्थ ही रही। यह कार्य हिंदी के सौष्ठव और स्वतंत्रतावादी समीक्षा पद्धति के प्रमुख समीक्षकों में से एक हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। ठीक। समीक्षात्मक दृष्टिकोण आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। ठीक। नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी आलोचना में अपने स्वच्छंद विचारों के साथ पदार्पण किया। एक कहावत है, नई शराब पुरानी बोतल में नहीं भरनी चाहिए, वह टूट जाती है। ठीक। इसी प्रकार नए काव्य की आलोचना भी पुरानी कसौटी पर ठीक ढंग से नहीं हो सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर, तुलसी, जायसी आदि की सर्वांगीण आलोचना करके हिंदी आलोचना को सुदृढ़ भित्ति पर स्थापित अवश्य किया था, परंतु उनकी नैतिकता की कसौटी पर सभी काव्य कसे नहीं जा सकते। इसलिए नंदुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल की दृष्टि को छायावादी काव्य के संदर्भ में अनुपयुक्त माना। छायावादी काव्य के प्रति आकर्षण। छायावादी काव्य ने नंदुलारे वाजपेयी जी की समीक्षा दृष्टि के निर्माण में महत्व योगदान दिया। छायावाद की न्यूनतम कल्पना छवियां, वैयत अमूर्त भावों का चित्रण, लाक्षणिकता आदि की ओर वे विशेष आकृष्ट हुए। परिणाम स्वरूप द्विवेदी युगी नैतिकता और इतिविद्यात्मकता के प्रति वे स्वाभाविक रूप से विमुख रहे। साकेत की अभिव्यक्तियां उन्हें प्रभावित न कर सकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा परिष्कार और संवादन को महत्व देते हुए उनके भी साहित्य को उन्होंने महत्वपूर्ण ही माना। प्रेमचंद्र के आदर्श को भी वे सराह न सके। ऐसा प्रायः उनकी आरंभिक आलोचनाओं में हुआ जहां वे संयम न रख सके हैं। समन्वय भावना। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी समन्वयवादी समीक्षक है। उन्होंने स्वतंत्रतावाद और सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति का शुक्ल पद्धति से समन्वय किया। शुक्ल जी विश्लेषणात्मक पद्धति को विस्तार देते हुए उन्होंने उसे निगमनात्मक कर दिया। शुक्ल जी के नीतिवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए उन्होंने उसे लोक कल्याण में रूपांतरित कर दिया। साहित्य का उद्देश्य चरित्र निर्माण और शुक्ल जी की इस धारणा को स्वीकार करते हुए साहित्य का उद्देश्य वे सांस्कृतिक चेतना प्रदान करना मानते हैं। शुक्ल जी की राष्ट्रवादी धारणा को मानते हुए वे उनका पाश्चात्य संवेदनीयता से संबंध स्थापित करते हैं। वस्तुतः नंदुलारे वाजपेयी जी को एक समृद्ध भाव भूमि प्राप्त हुई थी। उस समय हिंदी आलोचना विकास की ऊंचाई पर पहुंची हुई थी। सौंदर्य प्रेम। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी की समीक्षात्मक दृष्टि को समझने के लिए हमें उनकी सूर और प्रसाद की आलोचनाएं देखनी आवश्यक है।
सूर्य के गोचर और गोवर्धन धारणा के कथात्मक प्रसंग का सौंदर्य उन्हें अभिभूत किए बिना नहीं रहता। ठीक, तभी वे लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें तथा और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। इससे यह प्रकट है कि सौंदर्यबोध पर विजय जी की पूर्ण आस्था है। कदाचित इसलिए जयशंकर प्रसाद उनके सर्वाधिक प्रिय कवि बने। सौंदर्य के प्रति वाजपेयी जी में निरंतर आग्रह का भाव विद्यमान रहा। प्रेमचंद की आलोचना में उन्होंने कहा, इस शिव शब्द को हम व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहते हैं। सत्य और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम में तो सत्य और सुंदर पर्याय है। ठीक, पर्याप्त है, सत्य और सुंदर पर्याप्त है। उनका विश्वास है कि सुंदरतम साहित्य रचनाओं में सार्वजनिकता होती है, युग का प्रतिबंध या वाद का वितंडा नहीं होता। इस प्रकार सौंदर्य अनुसंधान उनकी समीक्षा दृष्टि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रस विषयक दृष्टि। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्राच्य एवं पाश्चात्य आलोचकों के अध्ययन एवं संतुलन द्वारा साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण किया। पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वे काव्य को कला मानते हैं। उनकी भारतीय काव्य शास्त्र उसे कला नहीं मानता। वे रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने की परंपरा मान्यता से भी सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहकर उसकी आड़ में अनेक ऐसे तत्वों का प्रतिपादन किया गया जो भारतीय संस्कृति और समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। उनकी यह भी मानता है कि रस सिद्धांत को इतना व्यापक रूप प्रदान करना चाहिए कि वह संपूर्ण साहित्यिक समीक्षा का मूल आधार बन सके। रस को केवल वेदांतर स्पर्श शून्य और ब्रह्मानंद सहोदर कहना उसे संकुचित परिधि में बांधना है। उसे इतना व्यापक बना देना चाहिए कि कला मात्र के आनंद को रस नाम से अभिहित किया जा सके। ठीक, अलंकार विषयक दृष्टि। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का अलंकार संबंधी दृष्टिकोण यह है कि अलंकार काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है। कविता जिस स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है वहां वह वेगवती नदी की भांति हाहाकार करती हुई हृदय को स्तंभित कर देती है। उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि न जाने कहाँ बह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मेट हो जाते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के अनुसार ऐसी उच्च स्तरीय कविता में अलंकार वही भी कार्य करते हैं जैसे दूध में पानी। ठीक, इससे प्रकट है कि वाजपेयी जी काव्य में अनुभूति को प्रधानता देते हैं, अभिव्यक्ति को नहीं। उनकी समीक्षा पद्धति का निर्माण भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों विचारधाराओं के समन्वय से हुआ। इसलिए उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा, पिछले 50 वर्षों में हिंदी साहित्य की जो मर्यादा बन गई उसे हम किसी भी स्थिति में टूटने न देंगे। वे अतिवादी से बचते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र की मान्यताओं को समुन्नत और व्यापक बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आवश्यकता पड़ने पर पाश्चात्य सिद्धांतों को ग्रहण करने से भी नहीं हिचकते। वाजपेयी जी की मानता है कि साहित्य को जीवन के लिए अजस्त्र स्रोत की भांति होना चाहिए। उसमें समाज, संस्कृति, जीवन, सांस्कृतिक चेतना और भावनाओं के परिष्करण की शक्ति होनी चाहिए। वाद विमुखता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी किसी वाद में आस्था नहीं रखते। उनका स्पष्ट कथन है, वाद पद्धति पर चलने का नतीजा साहित्य में कृत्रिमता बढ़ाना, दलबंदी फैलाना और साहित्य की निष्पक्ष माप को क्षति पहुंचाना हो सकता है। आलोचक कर्म की सफलता के लिए वाजपेयी ने 2 आवश्यक शर्तें बताए हैं। एक यह कि समीक्षा का व्यक्तित्व समुन्नत हो और दूसरी यह कि उसमें कला का मानसिक आधार ग्रहण करने की पूरी शक्ति हो, किसी मतवाद का आग्रह न हो। ठीक, समीक्षा शैली।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की समीक्षा शैली व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक है। व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। देखिए, पहला, किसी कृति की विशेषता का उद्घाटन करते समय वे क्रमानुसार 1, 2, 3 नंबर देते हुए उनका वर्णन करते हैं। ठीक, उनका वर्णन करते हैं। शुक्ल जी के भांति किसी एक तथ्य को सूत्र रूप में उपस्थित करके उसकी व्याख्या नहीं करते, अपितु तथ्यों का क्रमानुसार वर्णन करते हैं। दूसरा, व्याख्या में पूर्णता और प्रभावात्मकता की सृष्टि के लिए वे तुलनात्मक पद्धति का प्रश्रय भी ग्रहण करते हैं। तीसरा, कहीं कहीं विषय में डूबकर वे भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे स्थलों पर उनकी आलोचना प्रभाववादी हो जाती है। सूर्य की आलोचना में ऐसा देखा जा सकता है, परंतु ऐसे असल अत्यंत कम है। वाजपेयी जी कहीं कहीं आवेश में आकर प्रश्नों को बौछार करने लगते हैं। यथा शेखर एक जीवनी की आलोचना का यह स्थल देखिए। अब वह शशि और भी निराश्रित हो गई है, किंतु शेखर को और भी बल मिला, संस्कार के लिए, समाधान के लिए, शांति के लिए नहीं, आत्मप्रवंचन के लिए, विषाद तृप्ति के लिए, अहम पूर्ति के लिए। ठीक। चौथा, अरे पांचवा विशेषता, हास्य व्यंग का सन्निवेश वाजपेयी जी की आलोचना शैली की एक अन्य विशेषता है। ठीक। भाषा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनाओं की भाषा संयत व गंभीर है। ठीक। डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी भाषा और विवेचन पर स्पष्टता का आरोप किया है, जो अनुचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी भाषा मतलब नंद दुलारे वाजपेयी की भाषा और विवेचन पर अस्पष्टता का आरोप किया है, जो अनुचित है। वस्तुतः वाजपेयी जी की भाषा में उद्बोधन की अद्भुत शक्ति है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु उनके साथ हिंदी शब्द भी रख देते हैं। उर्दू शब्दों का उनकी भाषा में अभाव, तथ्यों के उल्लेख के अवसर पर वाक्य छोटे छोटे रहते हैं, जबकि भावों का प्रवाह रहने पर वाक्य बड़े हो जाते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वाजपेयी जी आधुनिक हिंदी समीक्षकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन नवीन के सहज सामंजस्य को नया रूप, नया जीवन और नई दिशा देने का उन्होंने सराहनीय कार्य किया। प्राचीनता से उन्हें विरोध नहीं और नवीनता के प्रति व्यामोह है। पीटर और एडिसन के विचारधारा को भी उन्होंने अपनाया। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरागत मान्यताओं को भी उपजीव्य बनाकर अपनी समीक्षा पद्धति का विकास किया। ठीक। अगले आचार्य जो हिंदी आचार्य हैं काव्य से, वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भावयित्री और कवियित्री प्रतिभा से संपन्न कलाकार थे। एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रतिभाओं के दर्शन विरल होते हैं। या तो कोई व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता होता है या फिर साहित्य का रचयिता, किंतु दोनों गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं वही श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है। ठीक। सौभाग्य से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये गुण प्राप्त हुए। आधुनिक हिंदी साहित्य में इस दृष्टि से उनके समकक्ष केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाते हैं, और वे भी सिद्धांतों के नियामक और साहित्य स्रष्टा दोनों ही थे। यही विशेषता द्विवेदी जी में रही। साहित्य का साथी, साहित्य का मर्म आदि यदि उनकी आलोचना पद्धति में निरर्थक बने तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा पुनर्वा, अशोक के फूलकूटज आदि ग्रंथ उनके श्रेष्ठ रचनाकार होने के प्रमाण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रतिभा, चिंतन और पांडित्य द्वारा हिंदी आलोचना के जिस भव्य पथ का निर्माण किया था, उसे और अधिक प्रशस्त बनाने का कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उनके सिद्धांत और मान्यताएं शुक्ल जी के विरुद्ध नहीं थी, अपितु उन्होंने शुक्ल जी द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा किया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका को
उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक कहा। ठीक, इनके एक वर्ष पश्चात कबीर का प्रकाशन हुआ। सूर साहित्य पहले से ही सन 1934 में प्रकाशित हो चुका था। इन पुस्तकों ने संपूर्ण हिंदी संसार का ध्यान आकर्षित किया। सूर साहित्य में भावुकता का रंग कुछ प्रगाढ़ हो गया, किंतु शेष दोनों पुस्तकें द्विवेदी जी के विचारों की परिपक्वता का द्योतक हैं। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिकता पद्धति इसमें उभर कर सामने आई। उन्होंने बताया कि किसी साहित्य को व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आलोचना को अपनी सांस्कृतिक विरासत का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक, मानवतावाद। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में मर्म मानवतावाद को समझा, मतलब माना। उनका कहना है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वांगजाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमोन्मुखेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ठीक, एवं स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि मानवतावादी है। उनका मानवतावाद उपनिषदों से प्रभावित है। उसमें मनुष्य में भेद नहीं माना जाता। इसका प्रतिपादन साहित्य का मर्म बड़े विशुद्ध और वैज्ञानिक रूप में हुआ। इसी मानवतावाद की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर में इतिहास का श्रेय लेकर हुई। तो साहित्य का मर्म विविध ज्ञान विषय के माध्यम से हुई। द्विवेदी जी साहित्यकार का लक्ष्य मनुष्य का हित साधन करना मानते हैं। वे कला के लिए के सिद्धांत के समर्थक नहीं है। उनका इतिहासकार रूप उनके समीक्षक रूप में इस प्रकार घुल मिल गया है कि उन्हें परस्पर पृथक करके अध्ययन करना संभव नहीं। इसलिए उनके आलोचनात्मक साहित्य को मोटे रूप में यदि हम दो भागों में बांटे, तो इतिहास संबंधी, दूसरा समीक्षा संबंधी, तो ये दोनों रूप हमें परस्पर घुले मिले दिखाई देंगे। अभी तक हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के संबंध में शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट मान्यता ही चल रही थी। मुसलमानों के सामने पराजित होने पर हिंदू जाति के निराश और भग्न हृदय के सम्मुख ईश्वर की शरण में जाने की अतिरिक्त कोई उपाय न था। इसलिए इस साहित्य में भक्ति भावना विद्यमान है। द्विवेदी जी ने हिंदी के साहित्य को हद तर्द पराजित हिंदू जाति की संपत्ति नहीं माना। ठीक, काव्य रूप का विकास। द्विवेदी जी की समीक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने हिंदी के काव्य रूप के विकास की ओर ध्यान दिया। यह कार्य उनसे पूर्व अन्य किसी आलोचक ने नहीं किया। हिंदी साहित्य के साथ उन्होंने अन्य प्रांतों के साहित्य का संबंध जोड़कर काव्य रूप में तुलनात्मक विवेचन की दिशा में भी कार्य किया। आलोचना शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना शैली के अनेक रूप मिलते हैं। विवेचनात्मक पूर्ण व्याख्यात्मक शैली। उन्होंने जो आलोचनाएं लिखी है उनमें विषय प्रतिपादन के लिए उद्धरण दिए हैं। अपने गहन अध्ययन द्वारा विषय का समर्थन करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनकी आलोचना शैली का दूसरा जो रूप है भावात्मक है। इसमें किसी कवि की विशेषताओं की प्रशंसा की है। युगीन साहित्य और संस्कृति द्विवेदी जी का प्रिय क्षेत्र है। ठीक, उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधि, लोक जीवन आदि के बीच से साहित्य का परीक्षण करने की जिस वैज्ञानिक पद्धति को जन्म दिया, उसके लिए हिंदी समीक्षा उनकी चिर ऋणी रहेगी। एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास एवं सांस्कृतिक समीक्षा पद्धति का आदर्श रूप पंडित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना से प्रस्फुटित हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक, डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। उनके संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा की दृष्टि सबसे पहली स्वच्छ और तलस्पर्शी है। विचारों के स्तर पर वे कहीं भी समझौता नहीं
समझौतावादी नहीं होते। वे बहुत ही खरे दो टुक बात कहने वाले निर्भीक आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचना का प्रादुर्भाव शर्मा जी से पूर्व हो चुका था। हंस के संपादन के रूप में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, मतलब हंस के संपादन के रूप में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान उसके सैद्धांतिक पक्ष पर बहुत कुछ लिख चुके थे। प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। आरंभ में प्रगतिवाद साहित्य की व्यापक प्रगतिशील चेतना के उन्मेष को लेकर अवतीर्ण हुआ था, किंतु बाद में उसका आशय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का घोषणा मात्र रह गया। मार्क्सवादी साहित्यकार केवल उस साहित्य को उत्तम मानते हैं जिनमें सर्वहारा वर्ग के धर्म संघर्ष का चित्रण हो, पार्टी की नीतियों के आधार पर जनता को सशस्त्र क्रांति की चेतना प्रदान की गई हो। इस संकीर्णता की कटु आलोचना भी हुई। सना सना साहित्यकारों ने इन संकीर्णताओं से मुक्त होने का प्रयास किया। जहाँ तक डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रश्न है, वे मार्क्सवादी आलोचक होने के कारण साहित्य में सर्वहारा वर्ग के चित्रण पर बल देते हैं। साहित्य संदेश में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने कहा है, साहित्य लिखते समय साहित्यकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सर्वहारा का उपयोगी साहित्य निर्मित करे, पर यह एक संकीर्ण मनोवृत्ति है। समाज में केवल सर्वहारा वर्ग की समस्याएं नहीं हैं, ठीक, वर्ग वैमनस्य से पीड़ित जनता भी है। क्या प्रगतिशील साहित्य को उनके विषय में नहीं सोचना चाहिए? केवल सर्वहारा वर्ग की बात करना साहित्य की को संकीर्ण परिधि में आबद्ध कर देता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने हर नए का समर्थन और हर प्राचीन का विरोध किया। उन्होंने उन मार्क्सवादी आलोचकों पर आरोप लगाया जिन्होंने पंक्तियां खोज कर तुलसीदास को प्रतिक्रियावादी, ब्राह्मणवादी आदि सब कुछ कहा। उनका मत है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने साहित्य की पुरानी परंपराओं से परिचित होने के साथ साथ हमें उनके श्रेष्ठ तत्वों को भी ग्रहण करना चाहिए। संस्कृत और साहित्य की भूमिका में, ऐसा डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं। ठीक, समीक्षा शैली। डॉक्टर रामविलास शर्मा की समीक्षा शैली की प्रमुख विशेषता है व्यंग की मार करना। ठीक, व्यंग की मार करना। डॉक्टर नागेंद्र की विचार और अनुभूति नामक पुस्तक पर चुटकी लेते हुए वे कहते हैं, नागेंद्र जी की विचार उन्हें एकदम आगे ढकेलते हैं, जो उनकी अनुभूति उन्हें 4 कदम पीछे घसीट ले जाती है। इस पुस्तक का नाम 1 कदम आगे और 4 कदम पीछे भी हो सकता था। 1 कदम आगे और 4 कदम पीछे भी हो सकता था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की समीक्षा शैली की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें उदाहरण विद्यमान रहते हैं। इससे आलोचना में बल आता है। उन्होंने जब पंडित राहुल संस्कृत्यायन की विचारधारा की आलोचना की थी तो साहित्य में जैसे एक भूचाल आ गया था, किंतु उन्होंने प्रमाण देकर अपनी बात कही थी, इसलिए आने वाले तूफान से अप्रभावित रहे। ठीक, सफल आलोचक। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी एक सफल आलोचक है। उनके जिन गुणों ने उन्हें सफल आलोचक बनाया है वे हैं विद्वता, भाषिक अधिकार, प्रामाणिक बात कहने की आदत, वैज्ञानिक दृष्टि, निष्पक्षता, ठीक, आदि। निष्पक्षता के गुण में जहाँ एक ओर उनसे किसी भी बेहिचक आलोचना कराई है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे लेखकों को यथाउचित सम्मान भी दिलवाया है। उनकी विशेषता है कि उनमें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं। प्रायः जाने माने विद्वान नवोदित साहित्यकारों की उपेक्षा करते हैं, किंतु रामविलास शर्मा जी भी नए रचनाकारों का उद्धरण बड़ी उदारता से अपनी रचनाओं में दे देते हैं। उनकी निष्पक्षता ही है जो वे एक ओर पंत और राहुल जैसे ख्याति लब्ध साहित्यकारों को नहीं बख्श करते, वहीं दूसरे ओर नए रचनाकारों की वांछनीय सराहना करते हैं। रामविलास शर्मा जी ने हिंदी साहित्य
साहित्य मतलब हिंदी संत साहित्य भारतेंदु युग, छायावाद, प्रेमचंद, निराला आदि पर अत्यंत सुलझे हुए विचार व्यक्त किए हैं। नवीनता का अभिनंदन। छायावादी काव्यधारा का उन्होंने अभिनंदन किया और नई रोमांटिक कविता की दाद देते हुए कहा, नई रोमांटिक कविता में नायक नायिकाओं की क्रीड़ा के स्थान पर व्यक्ति और उसके भाव विचारों को प्रतिस्थापित किया। नई कविता ने प्रतिस्थापित किया। निष्प्राण प्रतीकों के बदले सजीव भावों के द्वारा वे साहित्य को जीवन के निकट लाए। निराला के वे प्रशंसक हैं। उन्होंने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। 12 वर्ष तक इतने निकट संपर्क में रहने के कारण उन पर पूर्ण तटस्थता से लिखना मेरे लिए प्रायः असंभव है, किंतु उन्होंने अपने प्रयास के विषय में घोषित किया है। ठीक। डॉक्टर रामविलास शर्मा आमतौर पर छंदोबद्ध कविता के समर्थक हैं, फिर भी उन्होंने निराला के मुक्तक छंद की प्रशंसा की। कारण यह है कि निराला के मुक्तक छंद में गेयता, ध्वनि, साम्य और सानुप्रासिकता, काव्य गुणों की सत्ता आदि विशेषताएं रहती हैं। इसके विपरीत जिन कवियों के मुक्त छंद कोरे गद्य में बदल जाते हैं उन्होंने कटु आलोचना की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की विचारधारा में काव्य शास्त्र की परंपरागत मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वे रस तथा अलंकार विषयक प्राचीन मान्यताओं के विरुद्ध हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी आलोचना में अग्रणीय हैं। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोगों ने काव्य शास्त्र और साहित्य आलोचना के अंतर्गत काव्य शास्त्र की स्वरूप विकास को देखते हुए संस्कृत काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा हिंदी काव्य शास्त्र का विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन किया। तो आप सभी साथियों से मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग, यह वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं। तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मिक आभार।